जय महाकाली बच्चों, मैं हूं आपकी फेवरेट टीचर सुरभि सिंह। एक्स्ट्रा पीरियड की दुनिया में मैं आपका स्वागत करती हूं बच्चों। तो बच्चों, मैंने पिछले के 2 वीडियो में आपको लिविंग वर्ल्ड पढ़ाया था। लिविंग वर्ल्ड में आपको बहुत आसानी से छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो कि बहुत आराम से प्यार से मैंने आपको समझाया था और आपको ये भी बोला था कि आपको बराबर रिवाइज करते चलना है। तो बच्चों, नया चैप्टर में स्टार्ट करूं, मैं नया चैप्टर क्या पढ़ाने जा रही हूं ये बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं कि जो चैप्टर मैंने लिविंग वर्ल्ड पढ़ाया था 2 मिनट जब तक मैं अपना सिस्टम ओपन कर रही हूं, ये चैप्टर की शुरुआत कर रही हूं, तब तक वो पुराना चैप्टर आप सोच लीजिए कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था। क्योंकि बच्चों, केवल पढ़ना ही बड़ी बात नहीं है। अगर पिछला आप रिवाइज नहीं करेंगे तो सब भूलते जाएगा। आगे पढ़ते जा रहे हैं, पिछला भूलते जा रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। नया चैप्टर पढ़ने से पहले पुराना चैप्टर रिवाइज करने की आदत डालिए बच्चों। तो मैं आपको 2 मिनट टाइम देती हूँ, आप रिवाइज करिए। मैंने आपको लिविंग वर्ल्ड पढ़ाया था, सो आप वीडियो पॉज करके रिवाइज कर सकते हैं। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि हमारे एनसीईआरटी का क्लास 11th का दूसरा चैप्टर है। अब इतना तो आपको पता ही होगा कि ये दूसरा चैप्टर है, क्लास 11th का है। और अगर ये भी नहीं पता है तो अब से सुधर जाओ नालायकों। तो शुरू करते हैं बच्चों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज बच्चों मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी, उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। थोड़ा सा आपको बोर करती होंगी ये पहले जब आप पढ़ते होंगे, बट इस बार आपको वो बोर नहीं करेंगी, ऐसा मेरी कोशिश है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं क्लास 11th का लिविंग वर्ल्ड आप ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं, तो मैं क्लास 11th के दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ रही हूँ। बच्चों, क्लासिफिकेशन क्या है मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि किसी भी चीज़ों को जैसा वो है उसके हिसाब से उसको ग्रुप में डालना क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो ये ग्रुप में अभी तक आपने पढ़ा कि साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा कि उन्होंने ऐसा ग्रुप में डाला, वैसे ग्रुप में डाला, कैरेक्टराइजेशन पढ़ा, आइडेंटिफिकेशन पढ़ा और क्लासिफिकेशन पढ़ा, नॉमेनक्लेचर पढ़ा। पर आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आपको और भी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी बच्चों। अब यहाँ क्लासिफिकेशन इंसान खुद ही कर रहा है। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत पहले जब लोग उतना डेवलप नहीं थे, मतलब एंशिएंट टाइम की बात कर रही हूँ, क्लास 6-7 में शायद आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी, जिसमें आपने आदिमानव वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। उसमें क्या था बच्चों कि वो उनके पास कुछ खास औजार नहीं होते थे, वो पत्थर को ही रगड़ के अपने औजार बनाते थे। वो जानवर के कच्चे मांस खाते थे क्योंकि उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं थी। वो प्राचीन था, तब उतना चीज़ें डेवलप नहीं थी। पर अभी क्या है कि चीज़ें टाइम के साथ धीरे धीरे सुधरती जा रही हैं और बढ़ती जा रही हैं। हम ग्रो कर रहे हैं, एडवांस्ड हो रहे हैं। तो पहले के टाइम में बच्चों, जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि लोग अपने हिसाब से करते थे। तो आप पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी की पहली लाइन लिखी है, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन। मतलब डॉन ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब कोई भी चीज़ की जब बिगिनिंग होती है, शुरुआत, सिंस द एंशिएंट टाइम। उस टाइम क्या था बच्चों कि जो इंसान थे वो अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार क्लासीफाई कर लेते थे चीज़ों को। किस में क्लासीफाई करते थे? जैसा उनको फ़ायदा होता था, जैसे उनको सुविधा होती थी, उसी हिसाब से वो अपना बांट लेते थे। जिसमें उनका मन कर, वो अपने मर्जी के मालिक थे। जिसमें उनको सुविधाएं मिलती थी उसी के अकॉर्डिंग वो अपना काम करते थे। कैसे डिवाइड किए बच्चों? पहली चीज़ उन्होंने बोला कि फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन वाली लाइन के बाद एनसीईआरटी में लिखा है कि आदमी अपने अकॉर्डिंग ग्रुप्स को डिवाइड करना, क्लासीफाई करना शुरू कर दिए थे। और उसमें उन्होंने जो सबसे अर्लीस्ट था, आप क्या पढ़ते आए होंगे कि आपने इस लाइन पे ध्यान ही नहीं दिया होगा। आप पढ़ते होंगे कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय अरिस्टोटल,
ऐसा नहीं है। अरिस्टोटल से पहले भी लोगों ने क्लासीफाई किया था और उन्होंने अपने हिसाब से किए थे। वो एडवांस तो थे नहीं, उन्होंने ज़्यादा फीचर्स, कैरेक्टर्स, इन सब चीज़ों पे तक किया ही नहीं गौर, वो अपने सुविधा के अनुसार शुरू कर दिए गए। तो दो तरह के क्लासिफिकेशन हुए बच्चा, एक साइंटिफिक, एक नॉन साइंटिफिक। तो ये जो इंसान अपने हिसाब से बिना किसी तर्क पे, बिना किसी साइंटिफिक प्रूफ या साइंटिफिक रीज़न पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अपनी सुविधा के अनुसार जो उन्होंने डिवाइड किया चीज़ों को, उसको नॉन साइंटिफिक कहते हैं। नॉन साइंटिफिक में उन्होंने डिवाइड किया चीज़ों को 3 पार्ट में, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। शुरुआत में, ये शुरुआती बात मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें बच्चों कुछ भी उनको साइंटिफिक रीज़न नहीं देना था, कोई टर्म नहीं देना था, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं था। वो अपने हिसाब से जिसमें उनको सुविधा होती थी उसी में वो बांटते थे। तो नॉन साइंटिफिक में उन्होंने बताया कि फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। फिर बच्चों साइंटिफिक तरीका आया। साइंटिफिक तरीके में अरिस्टोटल आए। अरिस्टोटल का नाम आपने सुना होगा। अरिस्टोटल ने क्या किया कि उन्होंने भी, वैसे तो हम अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल को भी कहते हैं, इन्होंने चीज़ों को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला प्लांट में कर दिया और दूसरा एनिमल में कर दिया, प्लांटे एंड एनिमेलिया। प्लांट के उन्होंने बारे में उन्होंने बताया, उन्होंने 3 पार्ट में प्लांट को डिवाइड कर दिया, ट्रीज, शर्ब एंड हर्ब। हर्ब, शर्ब, ट्रीज। अब बच्चों ये हर्ब, शर्ब, ट्रीज क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। हर्ब क्या होता है? जो ग्रीन ग्रीन पार्ट आप देखते हैं ना, जो ग्रीन ग्रीन चीज़ें हो गई, जैसे कि घास देख लिया या शायद मटर का पौधा देख लिया, ये सब चीज़ें जो आपको पूरा ग्रीन दिखती होंगी, हरियाली जिसमें दिखती होगी, वो हर्ब है। हरियाली से हर्ब। और उसके बाद जब आप बढ़ेंगे शर्ब, शर्ब में क्या होता है बच्चों की चीज़ें, जो ग्रीनरी थोड़ी सी कम होती है और थोड़ा सा ब्राउनिश आ जाता है, मतलब ब्राउन कलर आ जाता है उसके तनों में, उसके स्टेम में आप ब्राउन देखेंगे। जैसे कि आप तुलसी का पौधा ले लीजिए या कोई और ऐसे छोटा पौधा जिसमें वो पूरा ग्रीन नहीं होगा, उसकी जो स्टेम है वो थोड़ी सी ब्राउन होगी। हर्ब पूरा हरा होगा, शर्ब थोड़ा सा ब्राउन होगा, ओके। और जो ट्रीज होगा वो वेल डेवलप्ड होगा, पूरा उसमें हार्ड ट्रंक होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि अरिस्टोटल ने प्लांट में और एनिमल में डिवाइड किया बच्चों। प्लांट में उन्होंने बताया हर्ब, शर्ब, ट्रीज, और हर्ब में बताया जितने हरे पौधे होते हैं वो हर्ब होते हैं, जैसे कि मटर का पौधा हो गया और हमारा ये जो घास, ग्रासेस होती हैं वो हो गया। और शर्ब बच्चों क्या होता है कि वो एक पौधे होते हैं पर उनमें थोड़ी सी ब्राउनिश होती है, मतलब ब्राउन होता है वो, ठीक है, पूरा हरा वो नहीं होगा, थोड़ा सा ब्राउन होगा उसका स्टेम। और ट्रीज़ क्या होगा, उसमें हार्ड ट्रंक होंगे, ट्रीज़ मजबूत होते हैं, बड़े होते हैं। आपने ट्रीज़ तो देखा ही होगा आसपास अपने। ट्रीज़ के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, और यू ऑल्सो नो दैट कि बिना ऑक्सीजन के वी कैन नॉट सर्वाइव, हम जिंदा नहीं रह सकते। तो ट्रीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है बच्चों। सो आप हमेशा कोशिश करिएगा हर साल पौधा लगाने का। तो अरिस्टोटल ने बताया प्लांटे एंड एनिमेलिया। प्लांटे ग्रुप तो हमारा ख़त्म हुआ। प्लांटे में हम लोगों ने पढ़ा बच्चों हर्ब, शर्ब, ट्रीज। एनिमेलिया की तरफ बढ़ते हैं। एनिमेलिया में क्या था बच्चों कि एनिमेलिया ने उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला अनेमा, दूसरा इनेमा। अनेमा का मतलब होता है बच्चों, उन्होंने अनेमा और अनेमा में किया, मतलब आरबीसी एक में प्रेजेंट थी, एक में आरबीसी एब्सेंट थी। आरबीसी क्या होती है अब ये मत पूछना मुझसे। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी जिसमें प्रेजेंट थी उसको इनेमा कहे थे, और जिसमें आरबीसी एब्सेंट थी उसको अनेमा कहे थे। आ लग गया मतलब वो चीज़ उसमें एब्सेंट है, अनेमा और इनेमा। आई होप ये चीज़ आपको बहुत आराम से क्लियर हो गई है। एरिस्टोटल ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्लांटे और एनिमेलिया। प्लांटे में उन्होंने हर्ब, शर्ब, ट्रीज बताया बच्चों। एनिमेलिया में उन्होंने अनेमा और इनेमा बताया बच्चों। फिर उसके बाद बच्चों हम लोग बढ़ते हैं कि चैप्टर में और क्या है जो भी हमें जानने की ज़रूरत है। अरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन था उसको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। जो सबसे पहला वाला था, जो मैंने आपको बताया है कि लोग एंशिएंट टाइम में अपने हिसाब से कर लेते थे,
वो क्या था कि चीज़ें ऐसे ही अपने हिसाब से फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग ऐसे बोल देते थे। पर यहाँ से किंगडम की शुरुआत हुई जब साइंटिस्ट आए, थोड़ा पढ़े लिखे लोग आए, थोड़ा चीज़ें एडवांस्ड होने लगी, जब वो तर्क की बातें फैक्ट पे बात करने लगे। तो उन्होंने, अरिस्टोटल ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, जिसको अनेमा और इनेमा कहते हैं बच्चों। और उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, जिसको प्लांटे और एनिमिलिया कहते हैं। प्लांटे में हर्ष ऑफ ट्रीज बताया, एनिमल में उन्होंने अनेमा और इनेमा बताया बच्चों। फिर उसके बाद अब हम इसमें और भी चीज़ें पढ़ेंगे, सिर्फ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं पढ़ना है, हम इसमें 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, हम इसमें 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, हम इसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, और तो और हम लोग 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। आपको जान के अच्छा लगेगा बच्चों कि हम लोगों को आगे चल के इतना एडवांस्ड फीचर हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है, चीज़ें एडवांस हो रही हैं, हम होशियार हो रहे हैं, हमको टेक्नोलॉजी की, चीज़ों की, साइंस की नॉलेज हो रही है, तो चीज़ें एडवांस हो रही हैं। तो आप यही देखेंगे कि जैसे जैसे किंगडम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी चीज़ें क्लासिफाई करने का तरीका बदलेगा और बेहतर और एडवांस्ड होगा। अब आप ये बताइए, जो चीज़ें प्राचीन में थी वो ज़्यादा अच्छी थी या जो आज हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं? आप खुद ही सोचिए। ये आपको भी पता है बच्चों कि जो चीज़ें प्राचीन में थी, एंशिएंट में थी, वो डेवलप नहीं थी, मतलब वो उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी आज की चीज़ें हैं बच्चों। हाँ, तो अब हम बढ़ेंगे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था, 4 किंगडम क्या था, 5 किंगडम क्या था, क्लासिफिकेशन क्या था। डोंट बी इन हरी, चलिए आराम से चीज़ों को धीरे धीरे क्लियर करते हैं। एंड डोंट फॉरगेट कि कॉपी पेन बच्चों निकाल के ही बैठना है। स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स विथ मी। शुरू करते हैं। तो बच्चों हमारा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बोला बच्चों 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें पेन कहाँ गई बच्चों, मैं पेन रख के भूल जाती हूँ, मुझसे एक ही पेन भी नहीं संभलती। हाँ सॉरी, मिल गई। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें आप पढ़ेंगे बच्चों प्लांटे और एनिमिलिया के बारे में। ये तो सेम ही कलर कर दिया मैंने। और आप प्लांटे में पढ़ेंगे बच्चों कि मैंने आपको बताया था हर्ब शर्ब ट्रीज के बारे में, अनेमा के बारे में, बट कुछ चीज़ें हैं बच्चों जिसको बदलने की ज़रूरत है। मतलब वो 2 किंगडम से क्यों थी और उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, ये सब हमें जानने की ज़रूरत है। तो आप देखेंगे कि प्लांटे और एनिमिलिया केवल 2 ही ग्रुप था। तो उन्होंने क्या किया कि प्लांटे को, इसको उनका बेसिस क्या था, मतलब अगर कोई भी चीज़ हम क्लासीफाई करते हैं तो एक बेस तो बनाते हैं ना, मतलब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तो होना ही चाहिए। उसके बेस, आधार, किस आधार पे हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बच्चों का बेसिस था सेल वॉल। मतलब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग सेल वॉल के बेस पे हम लोगों ने क्लासीफाई किया। हम लोगों ने नहीं, सॉरी, एरिस्टोटल ने। तो उन्होंने क्या किया, जो एल्गे थे, ब्रायोफाइट थे, ट्रेडोफाइट थे, जिम्नोस्पर्म थे, और साथ में फंजाई, जितने भी ग्रुप थे जिनके पास सेल वॉल थी उनको प्लांटे में रख दिया, और जिनके पास सेल वॉल नहीं थी उनको एनिमिलिया में रख दिया। उन्होंने बहुत आसानी से किया, उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं एरिस्टोटल ने। उन्होंने बस यही देखा कि किसके पास सेल वॉल है, किसके पास सेल वॉल नहीं है। उन्होंने जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसका बेसिस सेल वॉल बना दिया, और जिनके पास सेल वॉल था बच्चों उनको प्लांटे में रख दिया, जिनके पास सेल वॉल नहीं था उनको एनिमिलिया में रख दिया। तो ये बात आपको पता होगी कि एल्गे में, ब्रायोफाइटा में, टेडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स में, और साथ में बच्चों फंजाई में, फंजाई के साथ साथ बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, इन सब को एक ग्रुप में रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं था बच्चों। फिर उसके बाद इन्होंने शुरू किया एनिमिलिया में, जिसमें इनके पास सेल वॉल नहीं था। स्पॉन्जेस के पास सेल वॉल नहीं था, फ्लैटवॉर्म्स के पास सेल वॉल नहीं था, फिशेस के पास सेल वॉल नहीं थी, प्रोटोजोआ के पास सेल वॉल नहीं थी। जिनके पास सेल वॉल नहीं थी उनको एनिमिलिया में रखा, जिनके पास सेल वॉल थी बच्चों उनको प्लांटे में रख दिया।
सिंपल, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए किस में सेल वॉल था किस में नहीं था। आप ये तो याद रखेंगे बच्चों कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, उसमें प्लांटे और एनिमेलिया में रखा गया। उनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था सेल वॉल, और जो जिनके पास सेल वॉल था उनको प्लांटे में रख दिया गया, जिनके पास सेल वॉल नहीं था उनको एनिमेलिया में रख दिया गया। पर आप ये ज़रूर भूल जाएंगे कि प्लांटे में किसको रखा गया, एनिमेलिया में किसको रखा गया। आप ग्रुप्स भूलेंगे। सो इन ग्रुप्स को याद रखना है, एल्गे को, ब्रायोफाइटा को, टेडोफाइटा को, जिम्नोस्पर्म्स को, एंजियोस्पर्म्स को, फंजाई को, बैक्टीरिया को, आर्किबैक्टीरिया को। और एनिमेलिया में जिनके पास सेल वॉल नहीं है, स्पॉन्जेस, फ्लैट वॉर्म, फिशेस, प्रोटोजोआ। सो मैं साइड हट रही हूँ, प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट बच्चों। हो गया। अब हम बढ़ते हैं बच्चों, हाँ कि चलिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लाया तो बहुत मेहनत की उन्होंने कि सेल वॉल का बेस बनाया, उसके हिसाब से चीज़ें डिवाइड की, पर वो फेल हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत छोटी सी चीज़ों को, उनको कम से कम और भी 4-5 क्राइटेरिया रखने चाहिए थे, बेसिस रखने चाहिए थे क्लासिफिकेशन के। उन्होंने बस एक चीज़ पकड़ी, सेल वॉल, और उसी के हिसाब से पटक दिया। पर ऐसा नहीं करना था, उनको कम से कम चीज़ें और ज़्यादा बेसिस बनाने चाहिए थे, तभी वो सक्सेसफुल हो जाते। लेकिन उनका फेलियर का रीज़न क्या था, उनके ड्रॉबैक्स क्या थे, तो पढ़ते हैं। पहली चीज़ कि उन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को यूकैरियोट के साथ रख दिया। प्रोकैरियोट कौन है, यूकैरियोट कौन है? अभी मैंने आपको बताया, प्रो मतलब प्राचीन, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, जिनका न्यूक्लियस प्राचीन तरह का है, मतलब वेल डेवलप नहीं है, वो प्रोकैरियोट हैं। और यूकैरियोट जिनका न्यूक्लियस डेवलप है, यू मतलब ट्रू, जिनके पास ट्रू डेवलप न्यूक्लियस है, वो यूकैरियोट है। तो क्या प्रोकैरियोट को यूकैरियोट को साथ में रख दोगे तो क्या ये अच्छी बात है? क्या वो चल पाएगा, उनकी बन पाएगी साथ में? नहीं बन पाएगी ना बच्चों। तो ये प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ रख दिया, ये उनकी सबसे पहली गलती थी। फिर उन्होंने क्या किया, ऑटोट्रॉफिक को और हेटेरोट्रॉफिक को एक साथ रख दिया। अरे जो खाना खुद बनाते हैं उनको भी, और जो खाना खुद नहीं बनाते हैं, डिपेंड रहते हैं किसी पे, उनको भी एक ही साथ मिला के रख दिया। तो वहाँ भी उन लोगों की भाई साहब नहीं बन पाई। फिर इन्होंने क्या किया कि जो फोटोसिंथेटिक हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं उनको, और जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं उनको भी एक ही साथ रख दिया। अरे मतलब आप ये समझिए आसान सी भाषा में, जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट थे, एंटी चीज़ों को अगर आप एक साथ रख देंगे तो कैसे बनेगी उनमें? यहाँ पे भी वो फेल हो गए। जिनकी चौथी गलती है कि जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर थे, इनको भी एक ही साथ रख दिया। मतलब यूनिसेलुलर मतलब जो सिंगल सेल थे बच्चों, और मल्टीसेलुलर मतलब जो बहुत सारे सेल से मिलके बने थे, वो मल्टीसेलुलर। तो जो एक सिंगल सेल है और जो मल्टीसेलुलर है, दोनों को एक साथ रख दोगे तो कैसे बनेगी? तो चौथी गलती इनकी ये थी कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी एक साथ रख दिया। गलती क्या क्या थी? सबसे पहले इनकी गलती थी कि उन्होंने प्रोकैरियोट यूकैरियोट को साथ रख दिया। दूसरी गलती थी कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक को साथ रख दिया। तीसरी गलती थी कि फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को एक साथ रख दिया। चौथी गलती थी बच्चों, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी एक साथ रख दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। सो प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। हाँ, तो अभी मैंने बोला आपको बच्चों, विथ टाइम मतलब समय के साथ जो अंडरस्टैंडिंग थी हमारी वो बढ़ी, मतलब हमारी समझदारी, हमारा सोचने का तरीका, सब कुछ चेंज हुआ, चीज़ें बढ़ी, अच्छी हुई, एडवांस्ड हुई। मतलब विथ टाइम अंडरस्टैंडिंग इंक्रीजेस। किस चीज़ के लिए? क्लासिफिकेशन के लिए बच्चों। तो अंडरस्टैंडिंग समय के साथ बढ़ी। तो उन्होंने क्या सोचा बच्चों कि जो प्लांटे है और एनिमलिया है वो तो अपनी जगह सही है, उसमें कोई दिक्कत उन्होंने नहीं सोची, नहीं समझी। तो जो प्लांटे था, एनिमलिया था, वो जैसा था वैसे ही रहने दिए। लेकिन उसके बाद की जो चीज़ें थी, जैसे कि फंजाई हो गया और भी चीज़ें हो गई, उनकी शफलिंग कर दी। मतलब उनको जो चीज़ सही नहीं लगी कि ये चीज़ को यहाँ नहीं होना चाहिए, उसको दूसरे ग्रुप में ले गए, फिर उसको दूसरे ग्रुप में ले गए। मतलब वो इधर का उधर, उधर का इधर करके किसी तरह चीज़ें एडजस्ट और सही करने की कोशिश कर रहे थे। आप समझ तो रहे हैं ना बच्चों? चलिए एक बार आपके साथ फिर से हम रिवाइज़ करवा दे रहे हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले कि
जो पहले लोग अपने मन के थे, बिना किसी नॉन साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को डिवाइड कर लिया था फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग की हेल्प से। फिर उन्होंने क्या किया, साइंटिफिक तरीका आया जिसको अरिस्टोटल जी ने सबसे पहले बताया। उन्होंने चीज़ों को 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्लांटे और एनिमेलिया में। प्लांटे में हर्ब शब्द ट्रीज के बारे में बताया और एनिमेलिया में बच्चों उन्होंने अनेमा और इनेमा के बारे में बताया। अनेमा मतलब जिसमें आरबीसी एब्सेंट था, इनेमा मतलब जिसमें आरबीसी प्रेजेंट था बच्चों। फिर क्या हुआ, उसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि हम आगे चल के 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, पर अभी हमने केवल शुरू किया था। 2 किंगडम पे हम पहुँचे थे। 2 किंगडम पे हम लोगों ने पढ़ा बच्चों कि क्यों 2 किंगडम को कैसे हम लोगों ने बनाया, प्लांटे डाला, उसमें एनिमेलिया डाला, उसको बेसिस ऑफ सेल वॉल के तरीके से हमने क्लासीफाई किया। जिसमें सेल वॉल था उनको प्लांटे में डाल दिया, जिसमें सेल वॉल नहीं था स्पॉन्जेस वगैरह में उनको एनिमेलिया में डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने ड्रॉबैक पढ़ा कि आखिर क्यों ये फेल हो गए। तो उसमें उन्होंने हम लोगों ने पढ़ा बच्चों कि उन्होंने फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक को एक साथ रख दिया था, उन्होंने ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ को एक साथ रख दिया था, उन्होंने यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया था। ऐसे ही सारी गलतियाँ वो करते चले गए थे जिसकी वजह से वो फेल हो गए। अब हम पढ़ेंगे बच्चों की 3 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। ओके, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले मैंने आपको बोला कि समय के साथ चीज़ें बढ़ी, एडवांस्ड हुई, समझ हमारी समय के साथ बढ़ती गई और हमने प्लांट को, एनिमल को जैसे का तैसे रहने दिया, बट बाकी ग्रुप को, बाकी के ऑर्गेनिजम्स को हम इधर उधर रखने लगे। सोचे जहाँ कौन सा ज़्यादा बेटर होगा, कौन सा बेस्ट होगा, उसके हिसाब से हमने अपना काम शुरू किया। तो बच्चों हमने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पे पहुँचे। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने कुछ चीज़ें प्लांट से उठाई, कुछ चीज़ें एनिमल से उठा ली। लेट मी चेंज द कलर बच्चों, अदरवाइज़ आप इसमें गलती करेंगे। हाँ, तो मैंने क्या कहा, जैसे कि मैंने क्या कहा था कि प्लांटे और एनिमेलिया जैसे का था वैसे ही रहने दिया, पर उन्होंने कुछ चीज़ें प्लांटे से उठाई, कुछ चीज़ें एनिमेलिया से उठाई और एक नया ग्रुप बना दिया। क्या? प्रोटिस्टा। प्लांटे से कुछ चीज़ें उठाई, कुछ चीज़ें एनिमेलिया से उठा करके एक नया ग्रुप का निर्माण किया जो कि हमारा प्रोटिस्टा था बच्चों। और प्रोटिस्टा में उन्होंने कौन कौन से ग्रुप को डाल दिया? बैक्टीरिया को, प्रोटोजोआ को, डायएटम को और फंजाई को। इन चारों ग्रुप को बच्चों उन्होंने प्रोटिस्टा में डाल दिया। किसको? मेरे साथ बोलिए। बैक्टीरिया को, प्रोटिस्टा को, डायएटम को और फंजाई को। ठीक है, पर ये 3 किंगडम में कुछ खास नहीं चला, नहीं ज़्यादा बढ़िया चला, तो हमें ज़रूरत पड़ी 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो 4 किंगडम की तरफ जब हम लोग बढ़े बच्चों, तो क्या हुआ कि प्लांटे ग्रुप जैसा था वैसा था, एनिमेलिया जैसा था वैसा ही रह गया, पर एक नया ग्रुप जो बना था प्रोटिस्टा, इससे भी काम नहीं चला। फिर हमको एक नए ग्रुप की ज़रूरत पड़ी, मोनेरा की। इन तीनों को मिला के फिर एक नए ग्रुप का निर्माण किया। किसकी? मोनेरा ग्रुप का। तो मोनेरा ग्रुप आया बच्चों। प्रोटिस्टा में फिर केवल प्रोटोजोआ रह गया, डायएटम रह गया। बैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया को, आर्के बैक्टीरिया को, इन सब चीज़ों को मोनेरा में डाल दिया। समझ में आया? बैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया को मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी को, और साथ में आर्की बैक्टीरिया को जो प्राचीन बैक्टीरिया हैं, उन सबको उठा के मोनेरा में रख दिया। और जो फंजाई था, अभी तक फंजाई कहाँ पड़ा था बच्चों? ध्यान दीजिए, अभी तक फंजाई हमारा प्रोटिस्टा ग्रुप में पड़ा था ना, पर अब क्या हुआ? फंजाई वापस से प्लांटे में चला गया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई कहाँ था? सोचिए, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई कहाँ था? बताइए। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई प्लांटे में था। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई कहाँ था? प्रोटिस्टा में था। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई वापस से प्लांटे में चला गया। तो ये आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, परेशान हो गए होंगे कि फंजाई की तो यार कोई जगह ही नहीं मिल रही है। फंजाई सोच रहा होगा कि मतलब मैं ही बेकार हूँ क्या यार, मेरे कोई जगह ही नहीं कोई बना रहा है ढंग की, कभी मुझे इसमें रखा जा रहा है, कभी उसमें भेज दिया जा रहा है, कभी इसमें भेज दिया जा रहा है, मेरा भी तो एक ग्रुप होना चाहिए। उसने अपने हक की लड़ाई की। फिर क्या हुआ कि जब ये देखा गया कि फंजाई के लिए यार कोई प्रॉपर ग्रुप नहीं मिल रहा है, 2 किंगडम में प्लांटे में है, 3 किंगडम में प्रोटिस्टा में है, 4 किंगडम में फिर से प्लांटे में जा रहा है,
तो फिर उसके बाद 1969 में विटेकर साहब आए, आर.एच. विटेकर। उन्होंने 5 किंगडम का निर्माण किया। 5 किंगडम की ज़रूरत क्यों पड़ी बच्चों, ये मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना आप इतने देर में खुद ही समझ गए होंगे कि फंजाई को कोई प्रॉपर ग्रुप नहीं मिल रहा था, इसीलिए 5 किंगडम बनाया गया और फंजाई के लिए एक अलग सा ग्रुप बना दिया गया। समझे? ये मतलब फंजाई एक उस बच्चे की तरह है जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, उसका कोई फिक्स्ड रूम नहीं है, कभी उसको मम्मी के साथ सोना पड़ जा रहा है, कभी उसको दादी के साथ सोना पड़ जा रहा है, कभी उसको भैया के साथ सोना पड़ जा रहा है, तो वो परेशान हो गया है, कह रहा है मेरा भी तो खुद का कोई रूम होना चाहिए। तो फिर पापा ने क्या किया, एक पूरा रूम फंजाई के लिए बनवा दिया, उस बच्चे के लिए बनवा दिया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई को खुद का एक ग्रुप मिल गया। पर ये चीज़ें आपको याद रखनी है बच्चों कि प्रोटिस्टा में तब केवल प्रोटोजोआ रह गया था और डाई एटम रह गया था, और मोनेरा में जितने भी बैक्टीरिया थे यूनिसेलुलर, ठीक है, वो सारे के सारे मोनेरा में रह गए और फंजाई वापस से अपने प्लांटे में चला गया। फिर बात आई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। प्लांटे जैसा था वैसा रह गया, एनिमेलिया जैसा था वैसा रह गया। प्रोटिस्टा में क्या चीज़ें बच गई थी बच्चों, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ओके, और मोनेरा में प्रोकैरियोट रह गए थे। मतलब यूकैरियोट कौन थे, प्रोकैरियोट कौन थे, ये तो मैंने आपको बताया ही है अच्छे से बच्चों। यूकैरियोट मतलब जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस था वो यूकैरियोट थे, जिनके पास प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस था उनको प्रोकैरियोट कह रहे थे, पर यूनिसेलुलर यहाँ पे थे, ठीक है, और मोनेरा में प्रोकैरियोट। पर यहाँ पे जो फंजाई था उसका एक नया ग्रुप बन गया। तो आप एक चीज़ नोटिस करिए बच्चों कि यहाँ हमारे पास 5 ग्रुप हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, फंजाई और साथ में मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया, 5 ग्रुप बन गए। फंजाई भी साथ में, उसको एक अलग सा ग्रुप मिल गया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। समझ रहे हैं ना बच्चों, कौन सा ग्रुप हो गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई एंड एनिमेलिया। तो यहाँ पे विटेकर साहब ने सबसे अच्छी चीज़ें बताई कि सबको सुविधाएं हो गई। पर क्या कोई भी चीज़ एकदम बेस्ट हो गई है? क्या विटेकर साहब को हम लोग ये समझ लेंगे कि उन्होंने सबसे बेस्ट चीज़ें दे दी हैं, मतलब अब और भी किसी ग्रुप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? ऐसी बात नहीं है। आप ज़रा विचार करिएगा कि उन्होंने बाकी चीज़ों तो ग्रुप दे दिया, पर क्या वायरस को कोई ग्रुप दिया? क्या लाइकन्स को कोई ग्रुप दिया? क्या और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ग्रुप नहीं मिला है? क्या उनके लिए कोई ग्रुप बना? नहीं बना ना। तो विटेकर मतलब 5 किंगडम को भी हम लोग बेस्ट नहीं कह सकते हैं, पर हाँ अभी वही है तो हमें उसी से अपना काम चलाना पड़ रहा है। और अभी मैंने आपको बोला था बच्चों कि कुछ बेसिस होते हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए, जैसे कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए बच्चों सेल वॉल को हम लोगों ने बेसिस बनाया था। जिनके पास सेल वॉल था उनको प्लांटे में रखा गया था, जिनके पास सेल वॉल नहीं था उनको एनिमेलिया में रखा गया था, पर वो फेल हो गया था। पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ चीज़ें हैं उनको भी बेसिस बनाया गया है। वो कौन सी चीज़ें हैं? RCPMT से याद रखना है आपको। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, पहली चीज़ कि उन्होंने सेल स्ट्रक्चर को बेसिस बनाया कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके हिसाब से उन्होंने बेस बनाया। दूसरी चीज़ की थैलस ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने अपना बेसिस बनाया। तीसरी चीज़ कि उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बनाया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि वो अपना आहार, अपना भोजन, अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, हेट्रोट्रॉफिक हैं, सैप्रोफाइटिक हैं, क्या हैं, ये हम आगे चल के अभी पूरे चैप्टर में पढ़ाई करेंगे। तो उन्होंने सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और चौथा फाइलोजेनेटिक रिलेशन। बच्चों अब ये फाइलोजेनेटिक रिलेशन का क्या काम है? मैंने लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लास में पढ़ाया था कि फाइलोजेनेटिक रिलेशन का मतलब कि आपके एंसेस्टर्स के साथ आपका क्या रिलेशन था। पर बच्चों अगर एंसेस्टर के साथ क्या रिलेशन था, फाइलोजेनेटिक रिलेशन, जब हम फाइलोजेनी पढ़ने लगते हैं तो उसका बहुत फ़ायदा होता है बच्चों। कैसा फ़ायदा होता है? अब आप कोई भी चीज़ को कंपैरिजन करेंगे। सपोज़ आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पहली बार आपने पेपर दिया, आपका नंबर आया 200, दूसरी बार नंबर दिया पेपर दिया, आपका नंबर आया 250, फिर आया 300,
ऐसे करके आया, फिर लास्ट टाइम में इस बार शायद सेलेक्ट हो जाएं आप 650 ला के। पर आपने कंपैरिजन किया ना कि पहले बार 200 आया था तो क्या कमी रह गई थी पढ़ाई में, कौन से क्वेश्चंस छूट गए थे, कौन सा चैप्टर नहीं तैयार किया था, कौन सी चीज़ें आपने डीप में नहीं पढ़ी थी। आप जब कंपेयर किए धीरे धीरे टाइम के साथ तो इम्प्रूव होना शुरू हुआ। मतलब 200 से नंबर बढ़ा 300, 300 से बढ़ा 400, 400 से सीधा 650। ये आप क्या पहली बार में 600 ले आ पाए? नहीं ले आ पाए। आपको ये जो कंपेयर क्या आपने जो आपको कंपैरिजन करने को मिला बच्चों, कि अपनी गलतियों को देखने का, कहाँ गलती थी, कहाँ आपने कौन सा पार्ट बेस्ट था, इसको एनालिसिस करने का एक मौका मिला। तो उस एनालिसिस के वजह से आप धीरे धीरे ग्रो करते गए। तो फाइलोजेनी का भी यही काम होता है बच्चों कि जब हम अपने एंसेस्टर से कंपैरिजन करते हैं हमें लिंक पता चलता है कि कैसे हम एडवांस्ड हुए, कौन सी चीज़ें हमें अच्छी सीखने को मिली, कौन सी चीज़ें बुरी मिली। तो फाइलोजेनी भी कहीं ना कहीं एक बेस्ट तरीका बताती है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है हमारे क्लासिफिकेशन में। आगे चल के इन चीज़ों को हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। अभी आप फ़िलहाल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। तो एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है बच्चों। अभी हमने पढ़ा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, 4 किंगडम पढ़ा, 5 किंगडम पढ़ा एंड 6 किंगडम पढ़ा। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया था ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। 2 किंगडम को लीनियस अंकल ने दिया था। फिर उसके बाद 3 किंगडम को हैकल चाचा ने दिया था। फिर उसके बाद 4 किंगडम को कोपलैंड भैया ने दिया था। फिर उसके बाद 5 किंगडम को आर.एच. विटेकर साहब ने दिया था। 6 किंगडम को कार्ल वुज ने दिया था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन से किंगडम को दिया है, क्योंकि क्वेश्चंस इससे भी आते हैं। 2 किंगडम लीनियस ने दिया है, 3 किंगडम हैगल ने दिया है, 4 किंगडम कोपलैंड ने दिया है, 5 किंगडम आर.एच. विटेकर ने दिया है और 6 किंगडम कार्ल वुज ने दिया है। 2 किंगडम में क्या बात की थी हमने, इसमें प्लांटे और एनिमेलिया था। 3 किंगडम में क्या था, प्लांटे भी था, एनिमेलिया भी था, साथ में प्रोटिस्टा भी था। ओके, प्लांटे भी था, एनिमेलिया भी था 2 किंगडम में। 3 किंगडम में प्लांटे और एनिमेलिया के साथ साथ हमारा प्रोटिस्टा भी था, एक नया ग्रुप। आप देखिए धीरे धीरे जैसे किंगडम बढ़ते जा रहा है एक नया ग्रुप ऐड होते जा रहा है। जैसी हमें ज़रूरत पड़ रही है उसी हिसाब से हम ग्रुप को बढ़ाते चले जा रहे हैं। 3 किंगडम में प्लांटे, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। पर ये मत भूलना कि इन चीज़ों को हम उन्हीं से शफल करके ले आ रहे हैं, उन्हीं से इकट्ठा करके ले आ रहे हैं। प्लांटे एनिमेलिया को जैसे था वैसे रहने दिए हैं, फिर कुछ चीज़ें प्लांटे से उठाए हैं, कुछ चीज़ें एनिमेलिया से उठाए हैं और एक ग्रुप प्रोटिस्टा बना दिए हैं। फिर कुछ चीज़ें प्लांटे से, एनिमेलिया से, प्रोटिस्टा से मिला के एक ग्रुप बना रहे हैं मोनेरा। और जब फंजाई को कोई जगह नहीं मिल रही है, वो इधर जाए कि इधर जाए किधर जाए, तो एक ग्रुप हमने फाइनली फंजाई का बना दिया। तो 4 किंगडम में आपको प्लांटे भी मिला। एक सेकेंड बच्चों, 4 किंगडम में आपको क्या मिला, बताइए बताइए। प्लांटे भी मिला, एनिमेलिया भी मिला, प्रोटिस्टा भी मिला और मोनेरा भी मिला बच्चों। एक नया ग्रुप ऐड हो रहा है। 5 किंगडम में क्या मिला बच्चों, प्लांटे भी मिला, एनिमेलिया भी मिला, प्रोटिस्टा भी मिला, मोनेरा भी मिला और फंजाई भी मिला, जो कि हमारा 1969 में आर.एच. विटेकर जी ने हमें समझाया था। और मेन हमको पढ़ाई करनी है इसी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। पर 6 किंगडम में बच्चों और भी चीज़ें बढ़ी। यहाँ पे क्या हुआ कि प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, इन सब के साथ साथ कुछ ग्रुप और भी पढ़े, जैसे कि उन्होंने यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया का ग्रुप बना दिया था। यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया जो एडवांस है, आर्के बैक्टीरिया मतलब प्राचीन जो कम एडवांस है। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम लोग 3 डोमेन के उससे भी जानते हैं। 3 डोमेन, जिसमें उन्होंने क्या किया था, 3 ग्रुप डिवाइड किया था। पहला आर्के बैक्टीरिया, मतलब जितने भी प्राचीन तरह के बैक्टीरिया होते हैं। अब आर्के बैक्टीरिया क्या होते हैं,
जो कि बहुत हार्श हैबिटेट में रह लेते हैं, जिनको हम जो मतलब कितना कैसा भी मौसम हो, और बहुत ज़्यादा ठंड है एकदम माइनस में है वहाँ भी रह लेंगे, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो एकदम तपन हो बुरी तरह से वहाँ भी वो रह लेंगे। तो आर्के बैक्टीरिया जो हैं उनके पास ऐसी सेल वॉल होती है जो किसी भी कंडीशन में वो सर्वाइव करने में उनके लिए आसानी होती है, जिसको डिवाइड होता है थर्मोएसिडोफिल्स में, मतलब हीट से रिलेटेड होता है, फिर हेलोफिल्स में, और साल्टी एरिया में भी रह लेते हैं बच्चों को। तो आगे चल के हम आर्के बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, यू बैक्टीरिया के भी बारे में पढ़ेंगे, पर फिलहाल अभी हम ध्यान देते हैं सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में 3 ग्रुप को कैसे उन्होंने डिवाइड किया। आर्के बैक्टीरिया में डिवाइड किया, ठीक है। दूसरा ग्रुप उन्होंने यू बैक्टीरिया का बनाया, जिसको हम प्रोकैरिया भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने तीसरा ग्रुप फाइनली यूकैरिया बनाया। यूकैरिया में उन्होंने प्लांटे भी रख दिया, एनिमेलिया भी रख दिया, प्रोटिस्टा भी रख दिया, फंजाई भी रख दिया, ये सब का सब यूकैरिया में डाल दिया बच्चों। पर आर्के बैक्टीरिया को अलग रख दिया और यू बैक्टीरिया को अलग रख दिया। तो इस तरह से एक ग्रुप इनका एक्स्ट्रा ऐड हो गया था हमारे सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में। बच्चों अभी तो मैंने आपसे बोला था कि आपको कौन से ग्रुप को, कौन से किंगडम को कौन से साइंटिस्ट ने दिया है और उसमें क्या क्या है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। पर आई नो आप चीज़ें कंफ्यूज कर देंगे कि कोपलैंड 4 किंगडम दिए थे या 3 किंगडम दिए थे, यार क्या था याद नहीं आ रहा है, ऐसे आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो उसको याद करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ, चलते हैं। ये देखिए, आपको एक सेंटेंस बस याद रखना है, अल्लाह के वास्ते कर, अल्लाह के वास्ते कर। इसको याद रखना बहुत ही आसान है। अल्लाह के लिए आप ALH लिख दीजिए पहले, अल्लाह। फिर के को आपको C से रिप्रेजेंट करना है, के को C से रिप्रेजेंट करना है। वास्ते मतलब W से रिप्रेजेंट करना है, और कर को फिर से आपको C से रिप्रेजेंट करना है। तो और ये जो ग्रुप है इसको 1 2 3 4 डालते चले जाना है, मतलब A के ऊपर 1, L के ऊपर 2, H के ऊपर 3, 4 के C के ऊपर 4, W के ऊपर 5, C के ऊपर 6। आप नंबरिंग कर दीजिए लाइन से ताकि कंफ्यूज ना हो आप। ये जो नंबरिंग है ये किंगडम है। तो सबसे अर्लीस्ट था, जिसको हम लोग 1 किंगडम नहीं कहते हैं, अर्लीस्ट कहते हैं, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बाय एरिस्टोटल कहते हैं। तो जो सबसे अर्लीस्ट था, ए से अर्लीस्ट भी होता है, जो अर्लीस्ट था वो अरिस्टोटल ने दिया था, A फॉर अरिस्टोटल, A फॉर अर्लीस्ट। फिर अल्लाह, L से जो था वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, L से लीनियस। 3 से मतलब जो 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन था अल्लाह, H बच रहा है ना, तो ये जो H है बच्चों वो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हैकल साहब ने दिया था। फिर उसके बाद जो 4th ग्रुप है जिसको C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको कोपलैंड ने दिया था 4 किंगडम। 5 किंगडम जो है बच्चों जिसको हमने W से रिप्रेजेंट किया था उसको विटेकर ने दिया था। 6 किंगडम जो है बच्चों जिसको C से रिप्रेजेंट किया था वो कार्ल वूज ने दिया था। तो आई होप कि ये आपको याद करने में आसानी होगी बच्चों कि अल्लाह फिर C फिर W फिर C, अल्लाह के वास्ते कर। अल्लाह के लिए आपको ALH लिखना है, के लिए आपको C लिखना है, वास्ते के लिए आपको W लिखना है, और कर के लिए आपको C लिखना है बच्चों। A से एरिस्टोटल, L से लीनियस, H से हेकल, C से कोपलैंड, W से विटेकर, C से कार्ल वूज। तो क्या आपको याद हो गया? आप फटाफट अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए क्या आपको याद हो गया। यार क्या लिखा था, सेंटेंस क्या था, अल्लाह के वास्ते कर। तो अल्लाह मतलब ALH, A से अरिस्टोटल, A से अर्लीस्ट मतलब पहला किंगडम, दूसरा किंगडम L से मतलब लीनियस, तीसरा किंगडम को हम लोग H लिखे थे मतलब हेकल, फिर K मतलब C से लिखे थे जिसको हम लोग 4 किंगडम को कोपलैंड बोले थे, फिर 5 किंगडम वास्ते मतलब W जिसको RH विटेकर ने कहा था, और 6 किंगडम हम लोग कर मतलब C से कार्ल वूज, कार्ल, ओके, कार्ल वूज। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और आपको याद भी हो गया होगा। टाइम क्या हो रहा है? ओके बच्चों,
तो जल्दी से 5 मिनट में रिवीजन करते हैं बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। फंजाई के बारे में मैं आपको बताऊंगी, फिर आगे आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, मोनेरा के बारे में बताऊंगी, और धीरे धीरे पूरे चैप्टर को बहुत आराम से धीरे धीरे क्लियर करते चलेंगे। तो जल्दी जल्दी हम लोग अपना रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। शुरुआत की थी चैप्टर की हम लोगों ने कैसे? सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया था कि आज हम पढ़ेंगे चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि जो सबसे पहले लोग 2 तरह से डिवीज़न होता था क्लासिफिकेशन, एक साइंटिफिक एक नॉन साइंटिफिक। तो जिन लोगों ने साइंस का इस्तेमाल नहीं किया था, बिना किसी तर्क के अपने हिसाब से जिन्होंने ग्रुप बनाया था, वो साइंटिफिक नॉन साइंटिफिक तरीका था। और नॉन साइंटिफिक में उन्होंने कैसे डिवाइड किया था? फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग के हिसाब से डिवाइड किया था। फिर क्या हुआ था? उन्होंने साइंटिफिक तरीके में आए थे, जो सबसे पहले बताया था अरिस्टोटल ने, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल। उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपने क्या पढ़ा था बच्चों? अरिस्टोटल ने दिया था 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक प्लांट है, एक एनिमेलिया। प्लांट को उन्होंने 3 ग्रुप में डिवाइड किया था, हर्ब, शर्ब, ट्रीज। जितनी हरियाली थी, जो भी हरे भरे पेड़ थे, उनको आपने हर्ब में डाल दिया था। जो भी भूरे पौधे थे, उनको आपने शर्ब में डाल दिया था। हरे पौधे में आपने ग्रासेस और मटर का एग्जाम्पल लिया था, भूरे में आपने तुलसी वगैरह का एग्जाम्पल लिया था। फिर आपने ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हार्ड ट्रंक होती है, वो आपका ट्रीज़ हो गया था बच्चों। फिर आपने अनेमा और इनेमा के बारे में पढ़ा था, जो कि एनिमेलिया के ग्रुप हैं। अनेमा जिसमें आरबीसी एब्सेंट रहते हैं, इनेमा जिसमें आरबीसी प्रेजेंट रहते हैं बच्चों। फिर क्या हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, वो सेल वॉल का बेसिस हम लोगों ने बनाया था, और सेल वॉल के ही हिसाब से हम लोगों ने चीज़ों को बच्चों डिवाइड किया था, जिसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोगों ने सेल वॉल बनाया था, बताया था। पर क्या उन लोगों ने अच्छा काम किया था कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन केवल एक चीज़ों को लिया था? नो, बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक ही चीज़ को बेसिस बनाया था, इसीलिए तो वो फेल हो गए थे। उन्होंने क्या केवल सेल वॉल के पे बना दिया था कि जिनमें सेल वॉल है उनको प्लांटे में रख दिया था, जिनमें सेल वॉल नहीं था उनको एनिमेलिया में रख दिया था। प्लांटे में कौन से ग्रुप्स को रखा था, एनिमेलिया में कौन से ग्रुप को रखा था, इसको आपको याद होना चाहिए। फिर आगे हम लोगों ने बढ़ा था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ बच्चों। 3 किंगडम में क्या हुआ था कि कुछ चीज़ें प्लांटे से ली थी, कुछ चीज़ें एनिमल से ली थी, और उनको मिला के एक ग्रुप बना दिया था, जिनको प्रोटिस्टा कर दिए थे बच्चों। प्रोटिस्टा में क्या हुआ था कि फंजाई वगैरह सब प्रोटिस्टा में आ गई थी। सारे ग्रुप जो था, 4 ग्रुप, सब हम लोगों ने प्रोटिस्टा में डाल दिया था। फिर क्या हुआ था कि हम लोग 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ पढ़े थे। फिर हम लोग को ऐसा लगा कि एक ग्रुप की और ज़रूरत है, तो कुछ चीज़ें प्लांटे से ली, कुछ एनिमेलिया से ली, कुछ प्रोटिस्टा से लेके एक नया ग्रुप बना दिया था, जिसको मोनेरा कहते हैं बच्चों। पर हमारे फंजाई का कुछ पता नहीं चल रहा था। फंजाई शुरुआत में 2 किंगडम में वो प्लांटे में था, 3 किंगडम में वो प्रोटिस्टा में था, 4 किंगडम में वापस से वो प्लांटे में चला गया। तो जब समय के हिसाब से देखा गया, समय की मांग क्या थी कि फंजाई को एक प्रॉपर ग्रुप नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए क्या हुआ कि एक नया किंगडम का निर्माण हुआ, जिसमें आर.एच. विटेकर साहब ने 1969 में बताया कि एक नया ग्रुप बनाते हैं फंजाई के लिए, उसको भी बराबर का हकदार वो है, उसको भी उसका एक ग्रुप मिलना चाहिए। तो फिर 5 ग्रुप बन गए थे, प्लांटे, एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई बच्चों। इसमें क्या हुआ था कि फंजाई अपना एक अलग ग्रुप बन गया था, और बाकी चीज़ें अपने हिसाब से सब अपने अपने ग्रुप में सेट हो गई थी, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। फिर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन 5 किंगडम का क्या था कि एक चीज़ बच्चों मैंने आपको लिखनी भूल गई हूँ, वो आपको मैं लिखवा देती हूँ कि यहाँ पे मैंने जो पहला था रिप्रोडक्शन नहीं लिखा, रिप्रोडक्शन, कि इन्होंने 5 चीज़ों को अपना आधार बनाया है, जिस पे इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया, जिसको हम लोग, मैंने कहा था कि आपको इसको RCPMT से याद रखना है बच्चों। ये कलर शायद आपके लिए विजिबल ना हो, सो मैं इसको चेंज कर रही हूँ। ये RCPMT से आपको याद रखना है। पहला क्या था? रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या था? सेल स्ट्रक्चर। फिर थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। R से आपको रिप्रोडक्शन याद रखना है, C से आपको सेल स्ट्रक्चर याद रखना है, P से आपको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप याद रखनी है, M से आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन याद रखना है, और T से बच्चों थैलस ऑर्गेनाइजेशन याद रखना है।
तो ये RCPMT आई होप कि आप अच्छे से ईजिली याद कर लेंगे। एक ज़माना था नीट से पहले AIPMT होता था, तो वो AIPMT की जगह आपको RCPMT याद रखना है। R से आपको रिप्रोडक्शन याद रखना है, C से आपको सेल स्ट्रक्चर याद रखना है, P से आपको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप याद रखना है, M से आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन याद रखना है, T से आपको थैलस ऑर्गेनाइजेशन याद रखना है। रिप्रोडक्शन कैसे होगा, क्या करेंगे, ये आगे हम इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो सेल का स्ट्रक्चर क्या होगा क्या नहीं होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटो है, हेट्रो है, सेप्रो है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी डिटेल में। और साथ में थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बात भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। और 6 किंगडम के लिए फिर मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि 6 किंगडम पे जाने से पहले मैं आपको कुछ साइंटिस्ट के नेम मैंने आपको याद करवाए थे कि 2 किंगडम में किसने दिया था, 3 किंगडम किसने दिया था, 4 किसने दिया था, 5 किसने दिया था, 6 किसने दिया था, जिसको मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी अल्लाह के वास्ते कर, जिसमें आपको ALH फिर C फिर W वापस से C की मदद से आपको याद करना बताया था कि 2 किंगडम आपको लीनियस ने दिया था, 3 किंगडम हैकल ने, 4 किंगडम कोपलैंड ने, 5 किंगडम मारिस व्हिटेकर ने और 6 किंगडम कार्ल वूज ने दिया था। और जो 2 किंगडम था उसमें प्लांटे और एनिमिलिया था। 3 किंगडम में आपका प्लांटे एनिमिलिया एक ग्रुप ऐड होते गया, जैसे जैसे आप किंगडम बढ़ाते जाएंगे ग्रुप ऐड होते जाएगा। तो प्लांटे एनिमिलिया और प्रोटिस्टा, फिर प्रोटिस्टा के साथ एनिमिलिया के साथ 4 किंगडम में प्लांटे भी था, एनिमिलिया भी था, प्रोटिस्टा भी था, साथ में मोनेरा एक नया ग्रुप ऐड हो गया था। 5 किंगडम में प्लांटे भी था, एनिमिलिया भी था, प्रोटिस्टा भी था, मोनेरा भी था, साथ में फंजाई एक नया ग्रुप ऐड हो गया था। 6 किंगडम में क्या हुआ था कि एक नई बात उन्होंने की थी, उन्होंने यू बैक्टीरिया का एक अलग ग्रुप बना दिया था, आर्के बैक्टीरिया का एक अलग ग्रुप बना दिया था और साथ में बाकी ये सब चीज़ों को एक ग्रुप में प्लांटे एनिमिलिया को और प्रोटिस्टा मोनेरा को एक साथ रख दिया था। तो मैं आपको बताती हूँ 6 किंगडम पे भी पढ़ते हैं 3 डोमेन बोला गया था, आर्के बैक्टीरिया को अलग ग्रुप में, यू बैक्टीरिया को अलग ग्रुप में और बाकी इनको यू कैरियो के नाम से प्लांटे एनिमिलिया प्रोटिस्टा फंजाई को सबको एक साथ रख दिया था बच्चों। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ है बच्चों, रिवीजन भी करवा दिया है। अब ये आपका काम है बच्चों, ये आपका होमवर्क है कि जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है बिना किताब के पढ़ाया क्या क्या है, टॉपिक क्या क्या पढ़ाए हैं। शायद आपको सब टॉपिक्स ना याद आए, शायद आपको क्या बताया पूरा ना याद आए, पर कम से कम पढ़ने के जस्ट बाद अगर आप बाहर जाएंगे तो टॉपिक तो याद रहेगा कि क्या पढ़ाया, 2 किंगडम पढ़ाया कि 3 पढ़ाया कि 4 पढ़ाया कि 5 पढ़ाया, ये सब चीज़ें तो आपको याद ही होंगी। तो जो पढ़ाया है बस 5 मिनट लगेगा आंखें बंद करके अपने दिमाग में रिवाइज़ कर लीजिए बच्चों, क्योंकि रिवीजन से आपको जल्दी याद होगा। जो मैंने पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड पढ़ाया था उसको भी आपको रिवाइज़ करना है, साथ में जो मैंने आज पढ़ाया है ये भी आपको रिवाइज़ करना है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे की चीज़ें पढ़ाऊँगी जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। और बच्चों आज शायद मैं बहुत हंस के आपको नहीं पढ़ा पाई, थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई हूँ, आई नो, बिकॉज मैं थोड़ा थक गई थी आज, काफ़ी टायर्ड थी बच्चों, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, सुबह से पढ़ाई की थी मैंने अच्छी खासी, तो इसीलिए आपके साथ में बहुत ज़्यादा हंस नहीं पाई, मुस्कुरा नहीं पाई। कोई बात नहीं, अगले वीडियो में आज का भी हिस्सा मुस्कुरा दूँगी, खूब हंस के और खूब प्यार से और बहुत स्लोली आपको अच्छे से पढ़ाऊँगी जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये मेरा प्रॉमिस है कि चैप्टर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी कर दूँगी। आपके लिए कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है बच्चा, आप चाह लें तो हर चीज़ आसान है अगर आप मान लें, और अगर आप चीज़ों को डिफ़िकल्ट मान लेंगे तो फिर कितना भी इजी वो चैप्टर क्यों ना हो वो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। सारा खेल मानने का है बच्चों, तो आपको हर चीज़ें, हर चैप्टर शुरू करने से पहले बोलना अरे इसमें क्या है, ये तो इजी है चैप्टर, ये तो 2 मिनट में हो जाएगा, इसको तो ऐसे ही फिनिश कर दूँगा, ऐसा सोचना है आपको। तो चैप्टर में कोई दम नहीं है ये सोच के आपको पढ़ना है, और दम नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि एकदम लापरवाही करके पढ़नी है, ऊपर से पढ़ के चले जाना है, ऐसा नहीं है। आपको बहुत डीपली पढ़ना होगा और फ्री माइंड से, फ्रेश माइंड से एंड विथ अ स्माइली फेस पढ़ना होगा। फ़िलहाल आप जाइए, आप रिवाइज़ करिए, पहला चैप्टर भी रिवाइज़ करिए और जो पढ़ाया था आज का भी रिवाइज़ करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। और हाँ, आज का भी हिस्सा अगले वीडियो में मुझे हंसना है, दिस इज़ माई प्रॉमिस। तब बच्चों जैसा कि मैं आपको बोल रही थी
कि हमारा कर्म है पढ़ाई करना, कर्म ही पूजा है। पूजा अभी तक चल रही थी और पूजा ख़त्म हो गई है, तो आपको वीडियो में मतलब प्रसाद बांट देना है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। एक चीज़ और बोलूँगी बच्चों कि आपका लाइक करने में कोई टाइम नहीं वेस्ट होता है, ना ही सब्सक्राइब करने में। आप वीडियो को देख देख के इग्नोर मत किया करिए। सपोज़ करिए आप मेहनत कर रहे हैं नीट के एग्ज़ाम के लिए, और अगर आपका नंबर मान लीजिए 200 आया, 400 आया, जो भी नंबर आया, आप टेस्ट में अच्छा किए, तो आपको एक रिवॉर्ड चाहे पेरेंट्स की तरफ से चाहे टीचर्स की तरफ से कुछ मिलता होगा। या वो नंबर अगर अच्छा आ जाता है तो आपको खुशी मिलती, मोटिवेशन मिलती है दुगनी मेहनत करने के लिए, मिलती है ना। जैसे आपका मोटिवेशन, आपकी खुशी आपका नंबर है, वैसे हमारा मोटिवेशन है बच्चों आपका सपोर्ट। अगर आप केवल वीडियो देख के चले जाएंगे, अगर हम वीडियो मेहनत से बनाएं, आके 2-2 घंटे आपको पढ़ाएं मेहनत करके अपना टाइम देके, और अगर हम वीडियोस पे देख रहे हैं कि लाइक कम आ रहे हैं, सब्सक्राइब कम आ रहे हैं, तो फिर हमारा मोटिवेशन कम होता है, हमारा मोरल डाउन होता है। तो आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है वीडियो को लाइक करने में। वीडियोस को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके शेयर करिए। तब तक मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय महाकाली बच्चों।